आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में एडोलसेंस की, किशोरावस्था की। किशोरावस्था का जो ये क्वेश्चन है, किशोरावस्था क्या होती है, किशोरावस्था की विशेषताएं और किशोरावस्था की समस्याएं और शिक्षा का जो स्वरूप होता है, तो किशोरावस्था में कैसा होता है, ये क्वेश्चन हमेशा पता किया जाता है। किशोरावस्था, देखो, किशोरावस्था जो होती है वो बाल्यावस्था के बाद आती है और यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 19 वर्ष की आयु तक चलती है। मनोवैज्ञानिकों ने इस काल को तूफान और परेशानी का काल कहा है। विशेषकर यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से किशोर का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। इस अवस्था में किशोरों का सही से मार्गदर्शन करने की आवश्यकता रहती है। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीनेज भी कहा है और यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है, तो उसके बाद में किशोरावस्था की विशेषताएं क्या हैं। देखो, किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं, इसमें आता है आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। हम सबसे पहले बात करेंगे शारीरिक विकास की, फिजिकल डेवलपमेंट की। देखो, होता क्या है, किशोरावस्था में दो प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। मतलब दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक आंतरिक होता है और एक बाहरी होता है। और इन परिवर्तनों के कारण ही किशोर का व्यक्तित्व एक विशेष प्रकार से विकसित होता है। आप समझ गए होंगे, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक आंतरिक होता है, एक बाहरी होता है। इस अवस्था में हड्डियों का लचीलापन समाप्त होकर उनमें कठोरता आ जाती है। हड्डियां जो हैं, जो फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं, उनमें कठोरता आ जाती है तथा वे गोल होने लगती हैं। लड़कियों के कूल्हों के पास चर्बी इकट्ठा होने लगती है, उनमें भारीपन आ जाता है। लड़कियों के चेहरे में प्रौढ़ता के दर्शन होने लगते हैं तथा उनके चेहरे से लगने लगता है कि वे अब औरतें होने जा रही हैं। चेहरे पे मुहासे निकलने लगते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों जैसे बगल, छाती, दाढ़ी, गुप्तांग आदि पर बाल निकलने लगते हैं। कुछ लड़कियों में मूंछ और दाढ़ी निकल आती हैं, जिसका कारण ग्लैंड्स का ठीक से कार्य न करना होता है। जो ग्लैंड्स होते हैं, अगर वो सही काम नहीं करता, आपने देखा होगा लड़कियों के मूंछ भी आ जाती हैं। किशोरों के पसीने से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है और इस अवस्था को, मतलब क्या है कि महत्वपूर्ण, मतलब ये जो अवस्था होती है इसकी सबसे मतलब महत्वपूर्ण देन क्या है, लड़के लड़कियों के प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास है। ये इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन है। लड़के लड़कियों के प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास है, जिससे उनमें प्रजनन क्षमता उत्पन्न हो जाती है और लड़कियों में ये परिवर्तन तेज़ी से देखे जा सकते हैं। लड़कियों में जो होता है ये जल्दी हो जाता है। उनका वक्षस्थल भारी होने लगता है और कभी कभी स्तनों का विकास आयु से पहले भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिसके कारण ग्रंथियों का ठीक से कार्य न करना है। लड़कों की छाती चौड़े होने लगती है। लड़कों में वीर्यपात और लड़कियों में मासिक धर्म उनके किशोर होने की पहचान है। इसके साथ ही शरीर के आंतरिक अंगों का भी पूर्ण विकास हो जाता है। आंतरिक अंगों से जैसे मस्तिष्क, हृदय, श्वास, पाचन क्रिया, स्नायु संस्थान आदि बीमारियों से लड़ने के लिए भी शरीर में क्षमता उत्पन्न हो जाती है। मैंने आपको खुद बताया था कि भाई इसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, आंतरिक और बाहरी, और इन परिवर्तनों के कारण ही किशोर का व्यक्तित्व एक विशेष प्रकार से विकसित होता है। उसके बाद देखो, हम बात करेंगे मानसिक विकास की। इस अवस्था में चंचलता समाप्त होकर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित हो जाती है और स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा रटने की क्षमता अधिक होती है। लड़कियां जो होती हैं वो रट ज़्यादा लेती हैं। किशोर कल्पना जगत में अधिक घूमते हैं और दीवा सपन के शिकार हो जाते हैं। जो इमेजिनेशन का विकास है लड़कों में लड़कियों से अधिक होता है तथा तर्क शक्ति बढ़ जाती है और अनेक रुचियां भी पैदा हो जाती हैं। लड़के फुटबॉल, कबड्डी, लड़कियां नाच, गाने, ड्रामा और संगीत में अधिक रुचि लेती हैं। इस अवस्था में शरीर प्रदर्शन की भावना भी विकसित हो जाती है। लड़के शरीर को मजबूत करने और लड़कियां श्रृंगार पर अधिक ध्यान देती हैं। किशोरों में हास्य, कहानी, कविता, व्यंग, देश प्रेम, रोमांच, प्रेम कहानियाँ, सेक्स संबंधी साहित्य पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। कुछ सिनेमा, होटल, रेडियो, फिल्मी गाने के शौकीन हो जाते हैं और साहित्य में पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। कुछ सिनेमा, होटल, रेडियो, फिल्मी गाने के शौकीन हो जाते हैं और इसके साथ ही मतलब सामाजिक चेतना का भी विकास हो जाता है। उनका बातचीत करने का क्षेत्र भी निर्धारित हो जाता है।
लड़के लड़कियों के बारे में और लड़कियां लड़कों के बारे में बात करने में रुचि लेती हैं और इस अवस्था में किशोर भविष्य संबंधी योजना भी बनाते हैं। तो अभी हमने बात की आपसे शारीरिक विकास की, मानसिक विकास की। आप किशोर अवस्था से मतलब गुजर चुके हैं, निकल चुके हैं, तो आपको सारी बातें अपने आप पता चल जाएंगी क्या क्या होता है। तो आप इस तरह से मतलब करते। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं सामाजिक विकास की। एक्चुअल में सामाजिक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास की दृष्टि से अब किशोर की रुचि परिवार से हटकर बाहर की दुनिया की ओर मुड़ जाती है। जो किशोर होता है, जब हम समाज की बात करते हैं, सामाजिक विकास की दृष्टि से देखते हैं, तो वो बाहर की दुनिया की ओर मुड़ जाता है परिवार से हटकर। वह एक बार को अपने माता पिता के प्रति कठोर व्यवहार अपना सकता है, लेकिन अपने संगी साथी को छोड़ नहीं सकता। मतलब अपने माता पिता के प्रति कठोर व्यवहार अपनाता है, परंतु जो उसके साथी होते हैं मतलब उन्हें नहीं छोड़ सकता। माता पिता की सलाह में उसे अपनी आलोचना दिखाई पड़ती है और वह आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करता, बल्कि उनको चुनौती देता है। साथ ही साथ उसमें धार्मिक भावनाएं और सामाजिक चेतना का उदय भी होने लगता है। वह समूह बनाता है और अपने आप को उसी में अधिक संतुष्ट पाता है। इसलिए वह अपना अधिकांश समय घर से बाहर ही गुजारता है। लेकिन कुछ किशोर अपने भविष्य के प्रति अधिक मतलब सजग रहते हैं और अधिकांश समय पढ़ने लिखने में ही लगाते हैं। इस अवस्था में किशोर जो है अपने लिए एक आदर्श चुनता है, आइडियल चुनता है, जो अध्यापक, खिलाड़ी, विद्वान या फिल्मी कलाकार कोई भी हो सकता है। उसकी इस भावना को सही दिशा मिलने पर, अगर नहीं मिले, ये जो भावना है, जो आदर्श की भावना है, अगर इसको सही दिशा नहीं मिल पाती है तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो देखो मैंने आपसे वही बातें की हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है। सामाजिक विकास में मैंने एक ही बात बताई है कि परिवार से हटकर बाहर की ओर मुड़ जाता है, माता पिता की सलाह में आलोचना दिखती है और वो समूह में अपने आप को अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड सर्किल में रहना चाहता है। तो ये बात की थी हमने। उसके बाद देखो अब हम बात करते हैं आपसे संवेगात्मक विकास की। देखो किशोर संवेग क्या होते हैं? जब एक्साइटमेंट में फीलिंग आने लगे तो उसे हम संवेग कहते हैं। तो किशोर अवस्था में जो संवेग होते हैं वो उग्र हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? उग्र हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे को अगर कोई भी काम के लिए आप कहोगे, तुरंत क्या करेगा? मना करेगा, मैं नहीं कर रहा। मतलब उग्र, एकदम से उग्र होता है, वो गुस्सा जाहिर करता है। तो इसमें जो संवेग होते हैं वो उग्र हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था की समस्याओं की। तो जब हम बात करेंगे किशोर अवस्था की समस्याओं की, तो पहला है आत्मसम्मान, आत्म स्वीकृति और सुरक्षा की समस्या। तो इसमें क्या होता है? आत्मसम्मान, देखो ये जो तीनों बातें होती हैं, ये तीनों ही बातें किशोर को अधिक चिंतित रखती हैं। आत्मसम्मान की दृष्टि से में वह घर में हो या समूह में हो, कहीं भी हो, वो सम्मान चाहता है। बच्चा जो होगा, जब बात आत्मसम्मान की आएगी तो वो सम्मान चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके साथ मतलब कोई बदतमीजी हो या कोई उल्टा सीधा बोले। तो इसी वजह से वो कक्षा मॉनिटर होता नहीं है, बच्चों में देखा होगा आपने, जो किशोर होते हैं कक्षा मॉनिटर बनना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, और वो ये चाहता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की दूसरे मतलब प्रशंसा करें, सराहना करें, उसे माता पिता, अध्यापकों और संगी साथियों का प्यार मिले। जो किशोर अत्यधिक गरीब होते हैं उन्हें असुरक्षा की भावना हर समय सताती रहती है और वे थोड़ा सा मतलब हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो उनका जो समायोजन होता है वो बेहतर होता है। अगर मतलब गरीब बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो उनका व्यक्तित्व मतलब एक तरीके से दोषपूर्ण बन जाता है। तो देखा होगा, आप खुद समझिए, आत्मसम्मान की बात करें या आत्म स्वीकृति की बात करें, हम किशोर जो होते हैं वो कक्षा के मॉनिटर बनना चाहते हैं कि दूसरे उन्हें प्यार करें, प्रेम करें। उसके बाद देखो आप स्वतंत्रता की समस्या। देखो इस अवस्था में किशोर जो होता है मतलब कि एक प्रॉब्लम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इस अवस्था में किशोर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और अपने भविष्य की कल्पनाओं को साकार करना चाहता है। और वो चाहता है कि बिल्कुल एकदम से वो फ्री रहे
उसे पूर्णतः स्वतंत्रता चाहता है और किसी भी की कोई भी अगर उसको सलाह देता है तो वो उसको इंटरफेयर समझता है, हस्तक्षेप समझता है। परंतु किशोर इतना भी मतलब सक्षम नहीं होता कि उसे भविष्य संबंधी निर्णय लेने के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दें। तो देखो, माता पिता अध्यापकों के मार्गदर्शन की उसे आवश्यकता तो पड़ेगी ही। अगर किशोर इस बात को नहीं समझेगा तो वो अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकता। तो बच्चे को चाहिए कि वो अपनी लिमिटेशन और उसमें जो क्षमताएं हैं उनको समझे और दूसरे अगर उसको सहयोग कर रहे हैं, सहयोग से अपनी मंजिल को प्राप्त करे। और दूसरे के सहयोग को, अगर दूसरे उसको सहयोग कर रहे हैं तो उसको अहम का पर्सन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता की उसको समस्या होती है, चाहता है कि मैं बिल्कुल फ्री रहूं, कोई मुझे इंटरफेयर ना करे, कोई किसी की सलाह को बड़ा ऐसा देखता है वो। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है सुख और आनंद की चाह। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो सुख और आनंद की चाह है, इस अवस्था को सुखद अवस्था भी कहते हैं। किशोर अत्यधिक सुख और आनंद की कामना करता है। उसे सिनेमा देखना, होटल में जाना, कहानी उपन्यास पढ़ना लिखना, गाने सुनना, अभिनय करना बहुत अच्छा लगता है। और विपरीत सेक्स से मतलब दोस्ती करना उसकी सबसे अधिक इच्छा होती है। लड़के लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से बात करने की हर समय इच्छुक रहती हैं। तो ये बातें मैंने बताई, सुख और आनंद की चाह। वो सुख चाहता है, आनंद चाहता है। उसके बाद देखो आत्मनिर्भर बनने की समस्या। किशोर को यह एहसास होने लगता है कि वो बड़ा हो गया है, उसे माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहिए और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ती है और वह आत्मनिर्भर होना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि माता पिता पर बोझ ना बने और किसी अच्छे व्यवसाय को अपनाना चाहता है। पहले ये बात इमेजिनेशन लगती है और फिर मतलब वो गंभीर हो जाता है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। परंतु देखने में एक बात आती है कि जो निर्धन परिवार होते हैं उनके किशोर अपने माता पिता व्यवसाय को अपनाने में रुचि नहीं रखते, क्योंकि जब उन पर कुछ है ही नहीं तो क्या व्यवसाय अपनाएंगे वो। कुछ किशोरों में ये भावना इतनी हावी रहती है कि उनके व्यवहार से स्पष्ट दिखाई देती है। बड़े शहरों में किशोर अपने लक्ष्य के लिए अधिक बेचैन रहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ा ध्यान देनी है कि आत्मनिर्भर बनने की समस्या। उसके बाद देखो अगला पॉइंट है बिछुड़ने का भय और स्नेह की लालसा। तो ये जो दोनों बातें होती हैं, दोनों भावनाएं होती हैं, किशोर पर हर समय छाई रहती हैं और मतलब अपनी भावनात्मक संतुष्टि के लिए वो अपने दोस्तों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों से स्नेह लेना चाहते हैं, दूसरों को स्नेह देना चाहते हैं। अगर उनका कोई दोस्त अगर थोड़े समय के लिए रूठ जाए, बिछुड़ जाए, तो उन्हें मतलब सहन नहीं होती ये बात। अगर उनका दोस्त मतलब बिछुड़ गया है या रूठ गया है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, समूह में स्थान बनाने पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि जब बच्चों के ग्रुप में अगर उन्हें जगह मिल गई है तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और मतलब कि यदि समूह में स्थान नहीं मिलता है तो वे दुखी होते हैं और जो कभी कभी घातक भी सिद्ध होता है। किशोर अपने माता पिता से एक बार को दूर रह सकता है, लेकिन संगी साथियों से दूर रहने की कल्पना से भी डरने लगता है। तो ये बात ही बिछुड़ने का भय या स्नेह की लालसा। तो उनका दोस्तों के साथ बहुत इंटरेक्शन हो जाता है, समूह में रहना चाहते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद देखो आगे नैतिक मूल्यों में बंधे रहने की समस्या। ठीक है, तो किशोर नैतिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों को बंधन महसूस करते हैं। किशोर जो होता है नैतिकता की बातों को और जो समाज की बातें होती हैं उन्हें बंधन महसूस करता है। उसे एक ही समय में बहुत सारे मूल्यों में बंधना होता है। कैसे? माता पिता का कठोर अनुशासन, स्कूल का वातावरण, दोस्तों की भावनाएं उसे एक साथ निभानी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में किसी समय विशेष में वह विपरीत समझी जाती हैं, इसलिए वह एक ही समय में सबको संतुष्ट करने के प्रयास में स्वयं उलझ कर रह जाता है। कैसे? भाई माता पिता का भी अनुशासन देखना है, दोस्तों की भावना भी देखनी है और स्कूल का वातावरण भी देखना है, तो उलझ कर रह जाता है। किशोर को इस तनाव से मुक्त रखने के लिए माता पिता, शिक्षक और समाज का कर्तव्य है कि वो किशोर को ठीक से मतलब समझकर उसके व्यक्तित्व का सम्मान करें। तो ये बात कही थी नैतिक मूल्य, वो बंधन महसूस करता है। उसके बाद देखिए कल्पना की बहुलता।
देखो मैंने बताया आपको, किशोर जो होते हैं वो कल्पना की प्रधानता रहती है उनमें, और वह दिवा सपन की दुनिया में विचरण करता है, दिन में सपने देखता है, इमेजिनेशन करता रहता है। दिवा सपन बालक को प्रेरणा भी देते हैं, साथ ही उसकी इच्छाओं की आंशिक संतुष्टि में सहायक होते हैं। आंशिक संतुष्टि में कैसे सहायक होते हैं? जब हम इमेजिनेशन करेंगे तो हमें थोड़ी देर के लिए संतुष्टि मिल जाती है। परंतु दिवा सपन की बहुलता, बहुलता का मतलब बहुत अधिक दिवा सपन किशोरों के लिए हानिकारक भी होता है। ठीक है, तो दिवा सपन जो होता है किशोर व्यवहारिक जीवन में अगर ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि देखते हैं तो असफल रहते हैं, और कल्पना शक्ति का विकसित होना तभी अच्छा रहता है जबकि उसके द्वारा साहित्य रचनाओं की ओर उनका मार्गांतरीकरण किया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा इमेजिनेशन भी दुखदाई होता है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। परंतु अगर मतलब कल्पना इमेजिनेशन बहुत अधिक है तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद देखिए वीर पूजा, या वीर पूजा क्या है? देखो किशोरों में वीर पूजा की भावना विकसित हो जाती है। वीर पूजा का मतलब है कि यहाँ वो अपने लिए कोई आदर्श आदर्श पुरुष का अनुकरण प्रारंभ कर देते हैं। वीर पुरुष कहा गया आदर्श के लिए, अपने को अपने आदर्श पुरुष के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। और आदर्श पुरुषों के लिए, जो आदर्श पुरुष होते हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, या तो कोई सिनेमा का अभिनेता अभिनेत्री, ऐतिहासिक वीर पुरुष, धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता, विद्वान, उनके आदर्श पुरुष हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब परंतु कॉलेजों में किशोरों या किशोरियों के आदर्श पुरुष कोई अध्यापक या अध्यापिका होते हैं जो मतलब वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित रहते हैं, और किशोर अपने आदर्श व्यक्ति का गुणगान करते नहीं थकते। और कभी कभी इस वीर पूजा की मतलब इसे प्रेम के रूप में देखा जा सकता है। तो वीर पूजा का मतलब है आदर्श से, किशोर अपने लिए आदर्श चुनता है, उसका गुणगान करते नहीं थकता, और वो वैसा ही बनना चाहता है। उसके बाद देखिए विद्रोह की भावना। देखो किशोर में स्वाभिमान की भावना का विकास हो जाता है, वह अपने माता पिता या अध्यापक के नियंत्रण को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठीक है, और वो विद्रोह मतलब चाहता है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को स्वतंत्रता दें। उसके बाद देखो रुचियां। आयु में वृद्धि के साथ साथ रुचियां भी परिवर्तित होती हैं। एक थे स्ट्रॉन्ग, इन्होंने एक बात कही थी, स्ट्रॉन्ग ने 15 वर्ष की आयु तक किशोरों की रुचियां बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, किंतु उसके बाद उनमें स्थिरता आने लगती है। स्ट्रॉन्ग ने कहा था कि 15 वर्ष तक जो रुचियां होती हैं वो परिवर्तित होती है, चेंज होती है, उसके बाद वो स्थायित्व आने लगता है। किशोर और किशोरी में कुछ समान रुचि होती हैं, कुछ असमान होती हैं। समान कौन कौन सी होती हैं? जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास का पढ़ना, शरीर को सुंदर बनाना, नवीन फैशन के वस्त्र पहनना, और विषम लिंगी के साथ प्रेम करना, रेडियो सुनना, सिनेमा देखना। तो दोनों की रुचियों में भिन्नता भी होती है। जैसे लड़के खेलकूद, व्यायाम और भावी व्यवसाय के चयन में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु लड़कियों की विशिष्ट रुचियां संगीत, कला, अभिनय, श्रृंगार करने के कार्यों में दिखाई देती है। उसके बाद देखो इसके बाद है यौन विकास। तो यौन विकास मतलब सेक्स डेवलपमेंट, ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वप्रेम। क्या होता है? स्वप्रेम। इसमें क्या होता है, सॉरी, किशोरावस्था में यौन विकास की प्रारंभिक अवस्था स्वप्रेम की होती है। स्वप्रेम का क्या मतलब होता है? किशोर अपने आप को बहुत अधिक सुंदर मानता है, और इस सुंदरता को बढ़ाने के लिए वह सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करता है। बार बार दर्पण में अपने शरीर को देखकर आनंदित होता है। कभी कभी अपने बालों को संवारता है, कभी वस्त्र बदल कर देखता है कि कौन सा वस्त्र उसके शरीर की सुंदरता को अधिक बढ़ा रहा है। और फ्रायड ने इसी स्वप्रेम को नार्सिज्म कहा था। क्या कहा था? नार्सिज्म। स्वप्रेम। जब हम यौन विकास की बात करते हैं तो इसमें नंबर 1 आता है स्वप्रेम। बच्चा अपने आप को बहुत ही मतलब
प्रेम करता है अपने आप से। उसके बाद देखिए उन्होंने दूसरा जो बताया था वो बताया था समलिंगीय कामुकता। पहला स्वप्रेम, दूसरा है समलिंगी कामुकता, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी। इसमें क्या होता है, मतलब कि समान लिंग के व्यक्तियों में परस्पर प्रेम होता है। लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कों के साथ रहना, घूमना, खाना, मतलब बातचीत करना पसंद करते हैं। पहला स्वप्रेम था, अपने आप से करता है। समलिंगी में क्या है, लड़के लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कों के साथ घूमना, खाना पीना पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा, तीसरा क्या है, विषमलिंगी। तीसरा है विषमलिंगी कामुकता। ये यौन विकास की बात कर रहा हूं मैं अभी, तीनों बातें इसी में ही है। विषमलिंगी कामुकता, इसमें क्या होता है, लड़के लड़कियों के साथ और लड़कियां लड़कों के साथ घूमना, खाना पीना पसंद करती हैं। तो ये विषमलिंगी कामुकता की बात हुई। तो यौन विकास में तीन बात हुई, स्वप्रेम, समलिंगी कामुकता और विषमलिंगी कामुकता। उसके बाद बात करते हैं हम किशोरों में शिक्षा का स्वरूप। तो अगर देखिए हम बात यहाँ करें तो क्या होता है कि बच्चों को शारीरिक विकास के लिए शिक्षा देनी चाहिए। कैसी शिक्षा, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा देनी चाहिए और संवेगों का प्रशिक्षण देना चाहिए। संवेगों का, जो इमोशंस होते हैं उनका प्रशिक्षण देना चाहिए। नैतिक शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है वो मानसिक द्वंद्व की स्थिति में रहता है, तो उसे इसलिए नैतिक शिक्षा देना आवश्यक होता है। तो जो मतलब शिक्षा होती है, मतलब वो सिद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक होनी चाहिए कि सत्य, आत्मनियंत्रण, कर्तव्य, इनका हमें अभ्यास करवाना चाहिए और उपदेश ना देकर कोई उदाहरण देना चाहिए। उसके बाद व्यावसायिक निर्देशन। क्या होता है कि किशोर भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं और विद्यालय का ये कर्तव्य है कि किशोरों को व्यवसाय के चयन में उचित पथ प्रदर्शन करे। भारत जैसे देश में व्यवसाय का चुनाव एक बहुत समस्या है और मतलब बच्चों को बताए कि तुम्हारे लिए क्या सही है। उत्तम साहित्य की प्रेरणा। देखो, मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि किशोरों में अध्ययन के प्रति प्रबल रुचि पैदा होती है। ठीक है, इस अवस्था में किशोरों को निर्देशन देना चाहिए और कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करें। इस अवस्था में बालकों को महान पुरुषों की जीवनी और उच्च कोटि के साहित्य का अध्ययन करने की प्रेरणा देनी चाहिए। बच्चों में सामाजिकता का विकास करना चाहिए। ठीक है, और शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग भी जो है करना चाहिए। तो जैसे कि छात्रों को स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, विचार, तर्क करने की शक्ति का अभ्यास करने का अवसर मिल रहा है तो बहुत अच्छे से सीखता है। आत्मसम्मान, आत्मशासन और आत्मनियंत्रण। देखो इसका क्या मतलब है, किशोरावस्था में अनुशासन नहीं थोपना चाहिए। किशोर अपने ऊपर नियंत्रण करने के विरोध में विद्रोह करते हैं। अगर उन पर आप नियंत्रण करोगे तो वो विद्रोह शुरू कर देंगे और अनुशासनहीनता की समस्या पैदा करते हैं। किशोरों को स्वशासन के लिए प्रेरित, स्वशासन खुद विद्यालय में अनुशासन समिति गठित करके उसमें छात्रों के कुछ प्रतिनिधि भी रखने चाहिए। कॉलेज में जितने भी कार्यक्रम या उत्सवों का आयोजन हो उनका प्रबंध छात्र करें, मौका छात्र को दो, तो उसमें आत्मशासन और आत्मनियंत्रण अपने आप हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद अध्यापकों का व्यवहार। देखो, बिहेवियर ऑफ टीचर्स, अध्यापकों के व्यवहार का किशोरों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखो, अध्यापक जो हो वो कैसा हो, जो तुरंत बालक के स्तर तक आ जाए, बच्चों की आंखों से देख सके, बच्चों के कानों से सुन सके। जो अध्यापक होता है एक मित्र होता है। और मेरा ये कहना है कि देखो, अगर एक अध्यापक और स्टूडेंट के बीच एक खाई होती है, अगर उस पर पुल बन गया, ब्रिज बन गया, तो बच्चा
की सारी बच्चों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो अध्यापक के व्यवहार, और मैं आपको बताऊं अध्यापक का जो कार्य है एक समुद्र की लहरों की तरह है। जैसे कि समुद्र की लहरों को नहीं मिट सकती, इसी प्रकार अध्यापक का जो व्यवहार होता है उसका भी छात्रों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और अंतिम समय तक प्रभाव रहता है। यौन शिक्षा, छात्रों को हमें यौन शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से बहुत सारी जो दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो भी मतलब समाप्त हो सकती हैं आराम से। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, अभी हमने चर्चा की किशोरावस्था की, और ये क्वेश्चन अपने आप में मतलब कि 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था की विशेषताएं, इसकी समस्याएं और किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स दें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए कुछ और अच्छा लेके आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।